हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। दोस्तों, उसका एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आई होप वो एक पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। कुछ टॉपिक जो रह गए हैं वो देखो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, करेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो देखते हैं हमारा जो टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आज के टाइम जो मनी चल रही है उसकी फॉर्म क्या है, या अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दूं कि जो मनी है उसका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, या जो मनी है उसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो, यहाँ सबसे पहले डिफाइन किया गया है मनी को। क्या है कि मनी इज समथिंग, मनी कुछ है दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन के अंदर जिसको हम लोग मीडियम के रूप में काम में ले सकते। अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके एक्सचेंज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी को एज ए मीडियम प्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, मनी कहलाती है। मनी को इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन। देखो, यहाँ जो ओरिजिन टॉपिक लिखा हुआ है, ओरिजिन का मतलब है करेंसी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले करेंसी किसको माना जाता था वो देखो, यहाँ लिखा हुआ है जो ग्रेन्स है एंड कैटल यूज एज मनी। मनी के रूप में किसका यूज, जो ग्रेन है और जो कैटल है पशुओं का और जो खाद्यान्न है उनका यूज किया जाता था एज ए मनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देयर आफ्टर जो मेटेलिक कॉइन्स है, मेटल के जो कॉइन्स वगैरह है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, कॉइन्स वगैरह प्रचलन में आए एज ए मनी। भाई राजा महाराजाओं के टाइम यही सारे चलते थे। फिर यहाँ लिखा हुआ है करेंसी, इनके बाद करेंसी आई। भाई पहले ग्रेन्स और जो केटल है उसको मनी के रूप में काम में लिया जाता था। उसके बाद जो हमारे मेटेलिक कॉइन्स है वो प्रचलन में आए। उसके बाद क्या आई, करेंसी प्रचलन में आई। देखो, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। जो अभी के टाइम पेपर नोट्स और जो कॉइन चल रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, करेंसी कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन जो अराइज होता है वो कि व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो करेंसी है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहां मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है, बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जो करेंसी है वो किसके द्वारा ऑथोराइज्ड की जाती है, किसके पास अधिकार रहता है उसका, गवर्नमेंट के पास। जो वहां की गवर्नमेंट है उसके पास अधिकार होता है कि वो वहां की करेंसी इश्यू करती है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। करेंसी है उसको हम लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं, याद रखना, लो हमारा यही कहता है कि पूरे इंडिया के अंदर कोई भी जो करेंसी नोट है, हमारे जो रुपीज है, उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्यों कार्रवाई की जाएगी, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये ऑथोराइज्ड है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो, आपको पता है जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, करेंसी नोट्स को इश्यू करता है। किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। याद रखना, आरबीआई के अलावा कोई भी जो हमारी करेंसी नोट्स है उनको इश्यू नहीं कर सकता। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कि कहाँ से ओरिजिन हुआ। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। क्वेश्चन अराइज दोस्तों क्या होता है कि व्हाट इज बैंक। अगर मैं एक सिंपल से लैंग्वेज में कहूँ, जो बैंक होती है वो एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन के रूप में प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। अब यहां लिख रखा है वो समझना कि बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर
क्या करती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड, ब्याज देती है जो डिपॉजिट्स हैं उनकी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और जो डिपॉजिट्स है उनके ऊपर इंटरेस्ट देती है कस्टमर्स को। डे टू डे रिक्वायरमेंट होता है, उससे ज़्यादा अगर हमारे पास पैसा बच जाता है तो हम लोग उसका क्या यूज़ करें, तो हमारी जो सेविंग है उसको हम लोग बैंक के अंदर जमा करवा देते हैं, हाँ या ना भाई। अगर आपको जैसे मान लो पर डे 80 रुपये आपको खर्च करना हो या 80 रुपये की आपकी रिक्वायरमेंट है और आपके पास 200 रुपये है, 80 रुपये पर डे खर्च करने के बाद अगर आपको 120 रुपये आपके पास बच रहे, ये आपकी सेविंग है। तो सेविंग को आप लोग क्या करते हो, एक बैंक होता है, बैंक के अंदर आप अकाउंट खुलवा के वहाँ डिपॉजिट जमा करवा सकते हो, ठीक है। और आगे का काम बता दिया, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर लिखा हुआ है डिमांड डिपॉजिट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स दोस्तों अच्छे से समझना क्या है डिमांड डिपॉजिट्स, बहुत अच्छे तरीके से ये समझना। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा सेविंग अकाउंट खुला हुआ है बैंक के अंदर, मैं गया और मैंने अपना पैसा जमा करवा दिया सेविंग अकाउंट के अंदर। अब मेरे को जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो पैसा मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो ये जो डिपॉजिट है वो क्या कहलाती है, डिमांड डिपॉजिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। जब भी डिमांड हो तो विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इस तरीके की डिपॉजिट जो कहलाती है वो डिमांड डिपॉजिट्स कहलाती है। एक और डिपॉजिट होती है फिक्स डिपॉजिट, वो भी इसी तरीके से होता है, लेकिन जैसे हम लोग एफडी बोलते हैं, एफडी मतलब फिक्स टाइम के लिए, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट तो हम लोग जब चाहे तब क्या कर सकते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात आती है चेक की। देखो, यहां से ये समझना कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो डिमांड डिपॉजिट जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बात जब चेक की आती है तो चेक होता क्या है उसको अच्छे से समझना। मैंने लिख रखा है कि चेक होता क्या है, कि विदाउट यूज ऑफ कैश जो हम लोग सेटलमेंट वगैरह करते हैं या पेमेंट वगैरह करते हैं वो किसके द्वारा कर सकते हैं, चेक के द्वारा कर सकते हैं। रियल में चेक होता क्या है, कुछ नहीं होता, एक कागज होता है, ये समझ लो। उस कागज के ऊपर हमारी पूरी बैंक से रिलेटेड डिटेल होती है। उन बैंक से रिलेटेड डिटेल के ऊपर हम लोग जितना अमाउंट पेमेंट करना चाह रहे हैं उस पेमेंट सामने वाले का नाम लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं, हमारे अकाउंट नंबर वगैरह रहते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो रहती है एक पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट के लिए। आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा जो चेक है वो किस तरीके का होता है। तो एक तरीके से ये एक चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैंक को क्या करता है, ऑर्डर देता है कि मान लो मेरा अकाउंट है बैंक के अंदर, तो मैं बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दो सामने वाले को। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज चेक। देखो, ए चेक इज ए पेपर, एक पेपर होता है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक। किसको इंस्ट्रक्ट करता है, बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है। पे ए स्पेसिफिक अमाउंट, आप पे कर दो स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट। मान लो मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे अकाउंट से पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इश्यूड, जिसके नाम से मैंने चेक इश्यू किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे भी आपको चेक दिख रहा होगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मान लो किसी को पेमेंट करना, यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रेम कुमार के नाम से चेक बनाया हुआ है। लेकिन खास चीज क्या है वो फोकस करना कि यहाँ उस चेक के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट पे। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझना, बाकी और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि अकाउंट नंबर होनी चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, इसके नीचे बार कोडिंग वगैरह होती है, बैंक का खुद का नाम, कौन सी ब्रांच है, वो सारी चीजें होती है। लेकिन ये जो अकाउंट पे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है वो अच्छे से समझना। इसका मतलब ये है कि जो पैसा मान लो मेरा अकाउंट से मैंने चेक काट के दिया, पहली चीज तो ये कि चेक कौन दे सकता है, जिसका अकाउंट बैंक के अंदर होता है। अब दूसरी चीज क्या है कि मान लो मैंने चेक काटा और उसके ऊपर लिख दिया अकाउंट पे, और जिसके नाम से काटा, याद रखना वो जो पेमेंट होगा वो अकाउंट के अंदर होगा। अगर हम लोग उसके ऊपर ये वर्ड लिख देते हैं अकाउंट पे, या इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो चेक है वो दो तरीके के चेक होते हैं। एक जो पेमेंट किसमें होता है, डायरेक्ट अकाउंट के अंदर होता है, जिसमें कैश प्रोवाइड नहीं किया जाता, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट पे, ठीक है। दूसरा चेक होता है बियरर चेक, इसको बोलते हैं क्रॉस चेक,
और उसको बोलते हैं बियरर चेक। उसमें क्या होता है, हम लोगों को कैश मिल जाता है, लेकिन अगर अकाउंट पे ही लिखा हुआ है तो उसमें हम लोगों को पैसा नहीं मिलता। जिसके नाम से चेक है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है, चेक क्या होती है, अकाउंट पे का मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम लोग टॉपिक टू टॉपिक हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। हम लोग जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहे हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। देखो, इससे पहले 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है और ये सारे टॉपिक जो है वो मनी से रिलेटेड है। अब यहाँ से समझना कि जो बैंक है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसका बैंक क्या करता है। देखो, what do the banks do with the deposits which they accept from the public। जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंक, वह उस डिपॉजिट का क्या करता है। ये क्वेश्चन एक बन भी सकता है। अगर आप आंसर फाइंड आउट करोगे तो देखो क्या करता है उसका वो समझना कि देखो, बैंक कीप ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। कि बैंक क्या करता है, जैसे मान लो टोटल एक दिन की जो डिपॉजिट है वो हुई 10,000 रुपये। बैंक क्या करेगा कि उसमें से कुछ डिपॉजिट वह अपने पास रख लेगा और बाकी लोन के रूप में प्रोवाइड करवा देता है। मैंने नीचे एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि इन दिनों के अंदर जो 15% है वो डिपॉजिट होल्ड करती है एज ए केस। 15% डिपॉजिट मतलब 10,000 अगर पर डे जमा हो रहे हैं तो 15% कितना हो गया, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये होल्ड करके बाकी कितने बचे, 8,500 रुपये। वो 8,500 रुपये लोन के रूप में प्रोवाइड करवा देती है। क्यों, मान लो कई बार कस्टमर ऐसा होता है कि वो विड्रॉ कभी भी कर सकता है। हम लोगों ने पढ़ा डिमांड डिपॉजिट की पैसा कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। तो कस्टमर्स ऐसे होते हैं, इसीलिए वो कुछ डिपॉजिट अपने पास रखती है। में से कुछ चीज़ें हैं जैसे जिसको हम लोग CRR बोलते हैं, SLR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। कुछ रिजर्व बैंक के पास भी रखना पड़ता है इन डिपॉजिट्स का, कुछ खुद के पास भी रखती है। तो उन दोनों के अलावा बाकी जो सारा है वो लोन के रूप में बैंक प्रोवाइड करवाती है। आगे देखो, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन। भाई साफ लिखा हुआ है, जो मेजर पोर्शन है ना डिपॉजिट्स का वो लोन के रूप में प्रोवाइड करवाती है। मतलब क्वेश्चन साफ क्लियर हो गया कि जो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो लोन के रूप में प्रोवाइड करवाता है, इसी से उसका बिजनेस चलता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि जो बैंक है उसकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन के रूप में दे देता है, लेकिन उसकी कमाई का जरिया क्या है, उसको इनकम कहाँ से होती है, उसका प्रॉफिट कहाँ से होता है, वो चीज़ अच्छे से समझना। मान लो ये है बैंक। अब यहां जिनके पास सरप्लस फंड है, मतलब मान लो मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, डिपॉजिटर्स। समझ में आ गया। हम यहां से पैसा डिपॉजिट होगा बैंक के अंदर, पैसा डिपॉजिट हुआ बैंक के अंदर। बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट के साथ वो जो डिपॉजिट है उसको वापस रिटर्न करता है, किसको, डिपॉजिटर्स को। ये प्रोसेस तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और उन डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट आप लोगों को पता है दिया जाता है बैंक की तरफ से। अब यहां दूसरी तरफ अगर आप लोग देखोगे तो बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो लोन के रूप में प्रोवाइड करवाता है। यहां साफ लिखा हुआ है हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड, जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, बोरोवर्स जिनको हम लोग कहते हैं, उनको लोन के रूप में वो पैसा प्रोवाइड किया जाता है। और ये लोग बोरोवर्स जिनको पैसा मिला है वो विथ इंटरेस्ट पैसा बैंक को लौटाते हैं। याद रखना। अब इनका इनकम का जरिया क्या है बैंक की, वो समझना कि बैंक जो इंटरेस्ट देता है वो तो डिपॉजिट पे कम देता है, लेकिन यहां जो लोन के रूप में प्रोवाइड करवाता है उससे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। कि जैसे मान लो कि यहां अगर 10% चार्ज कर रहा है बोरोवर से, तो यहां कितना दे रहा है, सिर्फ 5%। तो 5% इनकम किसकी हुई, बैंक की।
समझ में आ गया कि बैंक की सोर्स ऑफ इनकम का जरिया क्या होता है, लोन के रूप में। और आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो हमारे पिछले वीडियो को जाके देख ले, ताकि ये चैप्टर उनको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।